आजम, मेरी आवाज़ ठीक है, तेज़ है या कम है? मैंने आई डोंट नो, इट्स ओके और नॉट। Yes, sir. Your voice is clear. ओके। Yes. बस हम इंशाल्लाह 1 मिनट वेट करते हैं एंड देन वी स्टार्ट. नो इशू, नो इशू, नो इशू। आई एम फाइन। किरण, हाउ आर यू? गुड। आई एम really missing my SIG because I am hell busy in the administrative role. बहुत मुश्किल काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के साथ, क्लिनिकल के काम निकालना। सो आई विश कि ये काम ज़रा बस इस रोल को मैं जल्दी से निपटा लूँ। तो इंशाल्लाह फिर मैं वापस अपने क्लिनिकल, अपने ओपीडी, अपने ओटीज रूटीन पे आ जाऊंगा। आई थिंक वी शुड स्टार्ट सर. ठीक है. ऑलराइट। ठीक है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. My name is Azam. I am from the fourth year Trevor Medical College, and right now we are having this podcast on the MBWord Talk. I'm very happy to have Sir Sajjad over here with us today. सर आपका schedule काफ़ी busy होता है, I know, but I'm very happy to have you here. So thank you so much for taking time for us. थैंक यू आजम। जैसे मैंने पहले कहा, इट्स ऑलवेज गुड टू टॉक टू माय स्टूडेंट्स, एंड व्हेन यू आर amongst your students, you are younger one, तो इंसान खुद को जवान महसूस करता है Yes, जस्ट लाइक खुद स्टूडेंट हो। yes sir. आप तो सर हैं भी जवान, बूढ़े तो नहीं हुए अभी. और थैंक Yeah. और Uh, this is sir. Tell us बिल्कुल। about your early life, school life के बारे में थोड़ा सा, फिर कॉलेज और फिर KMC briefly. चूंकि जिस तरह के आपको पता होगा, मेरा ताल्लुक नार्थ वजीरिस्तान से है। उस वक्त इतने हालात वही थे। हम गांव, देहाती बैकग्राउंड है हमारा। तो वहाँ पे मैं पहले गवर्नमेंट स्कूल में था, और वही बिल्कुल टिपिकल टाट वाला स्कूल था, क्लास वन। तो हम नर्सरी में थे, तो हमें टाट पे पढ़ते थे। तो जब हमें प्रेप में वो क्या अपग्रेड किया गया, तो वी वर हैप्पी कि हमें वो एक चटाई होती थी, वो जरा टाट से जरा एक लेवल ऊपर की चीज होती थी, तो उस पे हमें शिफ्ट किया गया। तो वी वर क्वाइट हैप्पी। और बिल्कुल टिपिकली गांव का स्कूल था, जहाँ पे अगर बारिश हो जाए तो पानी आ जाता है, फिर छुट्टी हो जाती है, तो 2 दिन 3 दिन छुट्टी हो जाती थी इस तरह। तो वहाँ से पढ़ा है। और फिर क्लास 1 2 तक। और उसके बाद फिर करीबी एक पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल था, लेकिन वो भी इसी तरह का कोई इस तरह लेवल का नहीं था। वो भी तकरीबन गवर्नमेंट स्कूल के बराबर ही था। तो वहाँ पे भी यही छटाई वगैरह, मतलब ऐसे यही माहौल था उसका भी। तो वहाँ से क्लास 6 तक पढ़ा। क्लास 7 में फिर वहाँ से कैडेट कॉलेज रजमक में मेरी सिलेक्शन हो गई। तो मैं कैडेट कॉलेज रजमक, जो कि वजीरिस्तान में एक हिली एरिया है, बिल्कुल नदिया गली मरी की तरह ठंडा इलाका है।
तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई और वहाँ पे मैं बोर्डिंग स्कूल चला गया। फर्स्ट टाइम घर से आया था और हमने फर्स्ट टाइम तो कोई 3 महीने उनकी छुट्टियाँ बड़ी कम होती थी। तो यू हैव टू स्पेंड 3.5 मंथ्स और 4 मंथ्स, और उसके बाद फिर वो एक 10 दिन की छुट्टी होती है और फिर उनकी विंटर वेकेशन होती थी 3 महीने, जहाँ पे हमारा समर होता है वहाँ पे उनका विंटर वेकेशन। तो वही एक मौका होता है, मतलब साल में 2 मरतब आपको ये 10-10 दिन की, और उसके बाद फिर एक विंटर, तो इसके अलावा कोई छुट्टियां नहीं होती थी। और चूंकि वो इलाका ऐसा था कि एक कंपाउंड था, तो बिल्कुल एक कैंपस है और उसके आगे आप उससे आप निकल 3.5 मंथ यू हैव टू स्टे ओवर देयर। लेकिन बड़ा उन लोगों ने बड़ा अच्छा जो उनके करिकुलम था या जो उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी, बाकी जो चीजें थी उसने बड़े इतनी अच्छी डिजाइन की थी। कभी क्रिकेट कंपटीशन है, कभी फुटबॉल गेम्स हो रहे, कभी इंडोर गेम्स हो रहे, कभी उर्दू डिबेट्स है, कभी इंग्लिश डिबेट है, कभी ड्रामा कंपटीशन है, एंड सो तो इतनी चीजें होती थी कि वो हमें बिजी रखते थे। वहां से मैंने मैट्रिक किया, तो मैट्रिक में मेरे जो क्लोज फ्रेंड थे, तो मतलब जो बेंच फ्रेंड्स थे, वो हम 3-4 बंदे थे। तो वो आ, ऐसे थे कि मतलब हर दर्जे के शरारती हुए थे। और उन लोगों ने मैट्रिक में हम सब मैंने नहीं, लेकिन उन सब ने तकरीबन स्मोकिंग वगैरह स्टार्ट। तो आई फेल्ट कि इफ आई स्टे हियर तो मुझे ये लाजमी अपने उसे डिरेल कर देंगे। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड आई हैव टू नाउ क्विट कैडेट कॉलेज रजमक, और फिर मुझे जाना है अभी इस्लामिया कॉलेज। सो आई गॉट सेलेक्टेड इन इस्लामिया कॉलेज पिशावर, एफएसी मैंने इस्लामिया कॉलेज पिशावर से किया। Mhm. 2 इयर्स इस्लामिया कॉलेज पिशावर, और उसके बाद फिर मैं ये 2007 में मैंने एफएसी की, 2005 में मैट्रिक था। फिर 2007 में मेरी सिलेक्शन हो गई खैबर मेडिकल कॉलेज में। 2007 से 2013 तक, 2013 में हम ग्रेजुएट हो गए केएमसी में, केएमसी से। और फिर उसके बाद हाउस जॉब मैंने 14 एंड तक की एचएमसी से। और आफ्टर 2 मंथ्स मैंने नवंबर में पार्ट 1 दिया, और जनवरी में जनवरी में रिजल्ट आ गया, और जनवरी में ही हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की 2015 में जनरल सर्जरी केटीएच में स्टार्ट की 2 ईयर की। और फिर 2017 से मैंने 2020 तक एलआरएच में न्यूरो सर्जरी की। और न्यूरो सर्जरी फिर जब 2020 में ट्रेनिंग खत्म हो गई, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फिर रिटन भी क्लियर हो गया, और फिर क्लिनिकल्स जितने भी थे सब पार्ट वो सब फर्स्ट गो में निकल गए। तो जुलाई उसमें मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था, मैं न्यूरो सर्जन बन गया था। और फिर उसके बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब थी। तो वहाँ पे फिर मैं केटीएच में रजिस्ट्रार पोस्टेड हो गया, और फिर एक्सपीरियंशियल रजिस्ट्रार बना और सम टाइम्स। उसके बाद फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी 2022। Best. सो And दैट्स you're द होल currently working जर्नी। as great, sir. You're also currently working as the medical director of KTH, right? जी, All right. ये 3 मंथ्स तकरीबन हो गए। Yes, sir. Sir, college life से what inspired you to become a neurosurgeon? आपके स्टार्टिंग से ही एक शौक था कि फिर बाद में बना, और what was the idea behind it? What motivated you to come into this field? What was the whole thought process behind it? कॉलेज लाइफ में तो मैं इतना ज्यादा वो नहीं था। आई वॉज नॉट सम वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट कि मैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम केएमसी का ट्रेंड था कि वो जो उनके प्रिंसिपल या कोई और नॉमिनेट करता था कि ये क्लास ईयर होगा। तो फर्स्ट टाइम हमारे उसमें क्लास में जब फर्स्ट ईयर में आए, तो वहीं से हमारी कुछ दो ग्रुप्स बन गए, उनमें कुछ इस्लामियन और उसका कुछ हिस्सा हुआ। देन वी डिसाइडेड के वी हैव टू कंटेस्ट इलेक्शन। और वहाँ पे मैं क्लास का सीयर का ए ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव था, और दूसरा कैंडिडेट दूसरा था। तो वहां से मैंने जब वो सीयर के इलेक्शन जीता, तो वहां से मैं फर्स्ट ईयर में ही क्लास रिप्रेजेंटेटिव, और फिर 5 साल तक मैं क्लास सीयर था। Oh, okay, अब तो CR थे. ज्यादातर जो, हाँ मैं सीयर था, जो ज्यादातर एक्टिविटीज थी तो हमारे वो एकेडमिक से ज्यादा जो मेरी एक्सपर्टीज, दो आई वाज डायसेक्टर, जो एनाटॉमी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैं डायसेक्शन करता था। तो वहाँ एक इंटरेस्ट थी एज ए हाथ से कुछ करने के लिए, कि कुछ ना कुछ बंदा करे। लेकिन एज सच आई वाज नॉट क्लियर कि मैंने न्यूरोसर्जन ही बनना है। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसको थर्ड ईयर में हम वार्ड में आ गए। तो जिस वार्ड में जाए तो वहाँ पे उसकी वही वार्ड हमें बुरा लगता था। ना कुछ लोग होते ना कि वो किसी वार्ड में जाए तो वो इंस्पायर है कि मैंने बस सीसी में फील्ड जाना, तो मैं जिसमें भी जाता तो मुझे बोलते हैं कि
फोर्थ ईयर फाइनल तक ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज नॉट क्लियर कि मैंने क्या करना है। हाउस जॉब में थोड़ा सा मेरा वो बन गया। हाउस जॉब में ये था कि जब मैं एचएमसी में था, मेडिसिन वार्ड में, हम तकरीबन कोई 49 थे कि 52 हाउस ऑफिसर्स थे, और कोई 39 थे कि इतने टीएमओस थे। मेडिकल वार्ड था, और हम जाते थे कोई इस तरह जुलूस में, हम वो राउंड करते थे, और कुछ पता नहीं चलता था। प्रोफेसर तो खैर टीएमओ उसको नहीं पहचानता था। हम हमारा जो ज्यादातर वास्ता था वो एसआर से था पड़ता, और वो एसआर ऐसे वो सारा दिन ऐसे वो होते थे। मतलब उनसे कोई बात करो तो मैंने उस को 3 मंथ्स में मैंने उसको कोई हंसते हुए नहीं देखा, किसी के साथ कोई इस तरह बस वो जो पूछो वही जवाब दे, और हर टाइम ऐसे। उनकी जो टीएमओ थे तो वो भी इस तरह थे कि कोई मतलब GCS 13 14 के दरमियान ही होते, कोई इस तरह खला में घूर रहा है, कोई ड्राउजी है, कोई क्या हुआ किताबें पढ़े। तो एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड के मेडिसिन नॉट फॉर मी। although मुझे इंटरेस्ट काफी था, क्योंकि मेडिसिन इज जस्ट लाइक अ पजल। यू see things, you run test investigation and you solve the जो आपकी मिस्ट्री होती है वो आप सॉल्व करते हैं। मुझे फैसिनेट करता था, लेकिन जब मैंने वो माहौल देखा तो मैंने कहा इट्स वेरी वेरी हार्ड टू स्पेंड 4 years और 5 years among these people, तो ये बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। सो एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि एटलीस्ट मैंने मेडिसिन में नहीं जाना। उसके बाद मैं फील्ड्स में गया। फील्ड्स वार्ड में तो चूंकि मेरे वाल साहब पीडियाट्रिशियन थे, और उनका जो असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर थे वो मेरे वाल साहब के दोस्त भी थे। तो उसने मुझे बड़ा पुश किया कि आप अभी से फील्ड में आप यहाँ पे हो तो अभी से MRCPCH करो, और आपके हाउस आपके खत्म होते हुए आप कोई 5 6 मंथ के बाद आपने कंप्लीट किया होगा और आप कंसल्टेंट बन गए होंगे। और उसने मुझे बड़ा पुश किया। लेकिन जो फील्ड्स का माहौल था, जो उनकी एक टिपिकल स्मेल होती है जो उसके, तो मुझे वो पसंद नहीं आया। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि बस फील्ड में भी नहीं जाना। हम्म, ठीक है तो सर। फिर इस तरह हुआ कि जब मैं सर्जिकल साइड पे गया तो जनरल सर्जरी में, तो वहाँ पे हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ हम बैठ के गप लगाते, पकौड़े चाय वगैरह करते थे, और उसके बाद प्रोफेसर के साथ भी गप हुए। तो एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि यार कम से कम 4 साल तो मेरे अच्छे गुजरेंगे। मैंने हमेशा लाइफ में कोई लंबी प्लानिंग नहीं की है। हम्म, मैं ज्यादा लेंथी प्लानिंग्स पे बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूँ कि जो सामने हो उसके मुताबिक डिसाइड करो, एंड फिर देखते हैं। यकीन रखो अल्लाह पे, और जो आपके लिए बेहतर होगा। हम्म, जब हाउस जॉब खत्म हो गया तो फिर मैंने इस्तिखारा किया, वो किया, एंड लास्ट मंथ फिर मैंने वो अपना माइंड चेंज कर दिया, और मैंने कहा कि मैं सर्जिकल में जाऊंगा। लेकिन उस खुद में क्लियर नहीं था कि, तो इस्तिखारा में मुझे कुछ ऐसे इशारे मिल गए कि मुझे दो तीन ख्वाब ऐसे आए कि वो दिस इज योर। लेकिन बट मैंने इतना था कि बस ये डिसाइड करे कि मैंने जाना है तो सर्जिकल साइड पे जाना है। ओके सर। और नाउ एज अ न्यूरोसर्जन, व्हाट योर डे लुक्स लाइक? आप सुबह से, इफ यू कैन क्विकली वॉक अस थ्रू कि आपका डे किस तरह होता है, जस्ट लाइक अ क्विक ब्रीफ ओवरव्यू। अ, हाँ, न्यूरोसर्जन का एक रूटीन जरा बिजी होता है, बिकॉज लाइक इन KTH वी आर 2 फैकल्टी मेंबर्स। हम 2 दिन हमारी ओपीडी होती है, 2 दिन हमारी ओटी होती है, एक दिन हम एकेडमिक राउंड्स और ये चीजें करते हैं। तो होता तो दिन बड़ा बिजी है, बिकॉज सुबह हम जाते हैं तो अगर ओपीडी है तो फिर 8:39, और उसके बाद 1 2 बजे तक ओपीडी है। फिर और एक ब्रेक नमाज वगैरह, उसके बाद फिर IVP जो हम प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उनमें होते हैं। फिर अगले दिन आपने ओटी करनी होती है सुबह। तो सर्जरी इस तरह होता है कि कभी स्ट्रेसफुल होती है, बिकॉज आप 2 3 घंटे केस करते हैं, एंड एंड आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते जो आप एक्सपेक्ट करते हो। फिर बंदा खफा भी होता है। या फॉर एग्जांपल अगर आपने बड़ा अच्छा केस किया, 3 घंटे आपने बड़ी मेहनत की हो कि आप पेशेंट रिकवर भी हो गया, एंड द नेक्स्ट डे वो सडनली कोलैप्स हो, तो वहाँ पे आपको जरा साइड इफेक्ट मिलती है। लेकिन ओवरऑल पेशेंट ठीक ठीक भी बहुत होते हैं, आपके पास आते भी है, फीडबैक देते हैं कि सर ये मसला था, उसको ब्रेन ट्यूमर था, उसको स्पाइन का मसला था, और पेशेंट ठीक हो जाता है आपके पास आते हैं, तो दे आर रियली हैप्पी। और फिर आपको भी वो एक खुशी महसूस होती है कि यार एटलीस्ट मैंने किसी की जिंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज लेके आया हूँ। यस सर। तो सर, एज डॉक्टर्स वी ऑलवेज वांट टू हेल्प समवन। अगर पेशेंट्स हैं तो इन एनी वे वी वांट टू हेल्प देम इन अ वे।
तो ऐसा जी, जी। क्या चीज़ है अबाउट न्यूरोसर्जरी दैट व्हेन यू डू इट इन हॉस्पिटल और इन ओटी विच यू जिससे आपको फील होता है कि यू हैव फुलफिल्ड सम पार्ट ऑफ योर इनर सेल्फ इन अ वे, तो वो क्या होता है जो आपको लगता है कि मैंने अपना काम कर लिया जब आपके या तो अगर आपने उससे पेशेंट को देखा, मेडिसिन से पेशेंट आपके पास आता है ना कि मैं इतने उसके पीछे पड़ा हूँ, मैं कोई नहीं समझ सका या मैं ठीक नहीं हुआ और मैं ये आपकी मेडिसिन खाई तो मैं ठीक हो गया, या उनको तकलीफ थी, उनको कोई सीवियर पेन में था, आप सर्जरी उसके बाद वो कहते हैं मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ, मैं रिलैक्स हूँ, और आपके पास आता है, या ट्रॉमा अगर आपके पास आता है, पेशेंट इज अनकॉन्शियस और आपने एक्यूटली इंटरवीन किया, वो ठीक हो गया, और फिर वो फैमिली सारी जिंदगी आपकी, मतलब स्पेशली ट्रॉमा में अगर वो, क्योंकि वो उनको लगता है, और वो होता भी ऐसा है कि पेशेंट विद इन विद इन मिनट्स और विद इन आवर्स, क्या मिनट्स में भी वो बंदा मौत के मुंह में चला जाता है। लेकिन अगर आप टाइमली इंटरवीन करते हो एक्स्ट्रा ड्यूल हेमाटोमा, तो उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट होता है, वो पेशेंट रिकवर हो जाता है, एंड दे आर लाइफ लॉन्ग हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट सर्विस। है, एंड व्हाट इज समथिंग विच यू डोंट पर्टिकुलरली लाइक अबाउट न्यूरोसर्जरी, एक चीज जो आपको लगता है कि दिस इज समथिंग आई डोंट लाइक अबाउट इट। हाँ, दो तीन, एक तो ये कि अगर फॉर एग्जांपल हाई ग्रेड ट्यूमर्स है, तो उनके डिस्पाइट द फैक्ट कि आप जितना भी कोशिश करो, तो वहाँ पे आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते जो आप एक्सपेक्ट करते हो। दूसरी बात ये है कि समटाइम हमें खुद भी पता नहीं होता कि आपने अब सर्जरी कर लेते हैं, वी आर हैप्पी कि हमने बिल्कुल अच्छा काम किया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, किसी वेसल को हमने कबुलेट नहीं किया, एंड व्हेन यू, जब पेशेंट उससे आ जाता है, ठीक है, तो या तो जीसीएस उसका इम्प्रूव नहीं होता, या फिर उनमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि फिर आप कहते हो क्या, एंड समटाइम्स आप कहते हो कि यार ये बड़ा टेंशन में होता है कि पता नहीं ये पेशेंट उठेगा तो इसका क्या वीकनेस होगी, क्या उसको कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगी, एंड टू योर न्यूज में आप बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, महज हो जाते हैं कि यार ये मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ, बिल्कुल पेशेंट बिल्कुल ठीक है। सो इट्स ऑलवेज सरप्राइज, और न्यूरो सर्जरी में मेरे ख्याल में आपका बिलीव और बड़ा पुख्ता हो जाता है कि ठीक करने वाली जात भी अल्लाह है, और बीमार करने वाली जात भी वही है। यस मैम, मेक सेंस। फॉर द ऑडियंस, अगर आप लोगों में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, तो यू गाइस कैन टर्न ऑन द माइक, or you can just raise your hand, or अगर if you want to type in the message chat box में, if there's any question you want to ask sir, you guys can type it in there. If you want to ask a question vocally, just turn on the mic or raise your hand and I'll pick the question. ठीक है? Kiran is asking that sir आपकी publications के बारे में वो पूछ रही हैं कि how many publications did you have before graduation? ग्रेजुएशन से पहले तो मेरी कोई पब्लिकेशन नहीं थी, उस वक्त तो हमारा ये ट्रेंड ही नहीं होता था पब्लिकेशन, तो उसके बाद ये ट्रेंड शुरू हुआ है। तो आई एम रियली हैप्पी, मैं जब अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ तो मैं खुद पे मुझे हंसी आती है कि हम कितने वो थे, एंड एक चीज, जब ये एस आई जी एम हुए, तो अवैस मेरे पास आया है, तो उसने मुझे कुछ कहा कि सर इस तरह हो गए, तो मैंने कहा कि दिस इज समथिंग अमेजिंग आपको, तो उसने कहा कि पहले मैं एक और कंसल्टेंसी, उसने मुझे बड़ा डिस्करेज किया कि आप स्टूडेंट हो, आपका रिसर्च सर क्या काम है, और अपना उस पर स्टडी पे था, जो फिर मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया था। तो जो मेरे पास, तो मैंने कहा दिस इज वर्थ है, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में, तब तो मैं सोशल वर्क करने जब मैं गया, तो मैंने कहा मैं सोशल वर्क करना, मैंने इमरजेंसी मेडिसिन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करना है। तो एवरी वन वॉज मॉकिंग, वो कहते कि अभी से क्या आई विल सीखना है, हाउस जॉब में सीख लोगे, और आपको अभी से बड़ी जल्दी है, और वो है। इस तरह फिर मैं थर्ड ईयर में था कि मैंने ACLS और ये कोर्सेज वो किए थे, तब भी मुझे वो क्या था, एंड अभी भी मैं वो सोच रहा हूँ कि मुझे अगर मुझे वो इवन कोई इंकरेज ना करे, कोई डिस्करेज ना करता, तो शायद मेरी पोजीशन कुछ और होती, मैं कुछ और, लेकिन वो बात जिससे भी मैं बात करता, तो एवरी वन वाज सेइंग कि वह वक्त सबक पाया, सबके बस प्रदेश बन, एंड दे विल ऑलवेज डिस्करेज यू फॉर समथिंग। इवन देयर व्हेन आई वाज इन हाउस जॉब, तो मैंने उसके लिए अप्लाई की थी, मास्टर इन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन। वहाँ पे ये बिल्कुल उस टाइम बिल्कुल नया-नया था, किसी को पता नहीं था, तो केयू ने स्टार्ट किया था, उसका सेकंड बैच था। तो जब मैं एडमिशन में इंटरव्यू के लिए गया, तो वहाँ पे एक पूरा पैनल बैठा हुआ था 10 लोगों का, जिसको हफीज साहब वीसी थे, और बाकी सारे डीन और वो साइकियाट्रिस्ट, सब बड़े 10% का हाईली क्वालिफाइड और सीनियर लोग बैठे हुए थे। तो मुझे पूछा कि यू आर द यंगेस्ट एप्लीकेंट, जितने भी सारे एप्लीकेंट वो सारे प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल है, आपको ये हेल्थ प्रोफेशन एजुकेशन के बारे में, मेडिकल एजुकेशन के बारे में कैसे पता चला, व्हाई डू यू वांट टू बी
मेडिकल एजुकेशनिस्ट। तो मैंने उसको कहा कि सर ड्यू अपॉलॉजी मैम, केएमसी में थे, फोर्थ ईयर में हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते पैथोलॉजी के, उनके साल में 10 लेक्चर थे एंड ईच लेक्चर वाज 1 आवर। और वो हमें सिर्फ जो स्लाइड उसने बनाए थे प्रेजेंटेशन पीपीटी की, वो तकरीबन 10 साल पुरानी थी और वो रीड करते थे। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछो तो आगे से वो बता देता किसी को, ये आपका होमवर्क हो गया और आपने कल बताना है। तो मैंने कहा कि एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि आई हैव टू टीच देम हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स। तो उन लोगों ने कहा कि दिस इज गुड, लेकिन हम आपको तब भी एडमिशन देंगे अगर आप मेडिकल एजुकेशनिस्ट आपने बनना है। मैंने कहा नो, मैंने क्लिनिकल साइड पे जाना है, मैंने मेडिकल एजुकेशन एज ए सेकेंडरी तो करनी है, लेकिन एज ए प्राइमरी सब्जेक्ट मैंने नहीं लेना। तो उन लोगों ने फिर मुझे एडमिशन नहीं दी। उस वक्त फिर मैंने सीएचपी की, लेकिन उस वक्त भी सीएचपी का फर्स्ट सेकंड बैच था, तो वो भी किसी को पता नहीं था। जब उस दिन जब ये 1-2 साल पहले जब मैं अप्लाई कर रहा था, 3 साल, तो मुझे वो रजिस्ट्रार थे, तो वो मेरी सीवी देख के कहते, ये आपको उस वक्त किसने बताया कि ये सीएचपी और ये सीएचआर और ये चीजें। मैंने कहा ये इससे और भी चीजें मैंने करनी थी, लेकिन मुझे कोई इनकरेज नहीं कर रहा था। तो जब अवैस हो गया तो मैंने कहा कि यार वी शुड वर्क ऑन इट एंड वी शुड इनकरेज। और ये जो एसआईजी भी मैं वो कर रहा था, तो मैंने कहा इनको मैं इनकरेज कर दूं, ताकि जरूरी नहीं है कि आप हम इसे 2 वीक्स में हम आपसे न्यूरो सर्जन बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी पढ़ा जा सकता है, और इस तरह भी आपको इन्वॉल्व किया जा सकता है। Yes, sir. Personally, I really appreciate जो आपका ये initiative है हमारा सबका. I was part of the rotations as well, and it was a great experience. सर ये बताएं कि जनरली अब आप आजकल एज अ मेडिकल डायरेक्टर भी एक्ट कर रहे हैं, आजकल आप न्यूरो सर्जन भी हैं. Uh, अभी आपका आगे क्या प्लान है? लाइक व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, और व्हाट डू यू वांट टू लीव बिहाइंड? जब मैं वो बना, मेडिकल डायरेक्टर बना, तो मुझ पे बड़ा एक तो मैंने आपको बताया कि मुझे ज्यादा लंबी प्लानिंग में नहीं करता, जो सामने होता है आई डिसाइड। तो जब मैं मेडिकल डायरेक्टर बना, तो एक तो मुझ पे 2-3 बड़े शदीद किस्म के इतराजात या इल्जामात थे। एक तो ये था कि ये सबसे जूनियर मोस्ट है, और एंड इट्स ट्रू भी, क्योंकि मैं तकरीबन मुझसे मेरे ख्याल में फैकल्टी में 2-3 ही लोग बाद में आए, इसके बाद जितने भी सारे बल्कि उन सारे मेरे प्रोफेसर हैं। और दूसरा वो था कि इसको कोई इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो उसकी वजह से इसको, हालांकि बोर्ड को मैंने 2-3 प्रेजेंटेशन किए थे, तो उसको उन लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि फॉर इंटरम पीरियड में, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपका जो 2 मंथ्स 3 मंथ्स का जो इंटरम पीरियड है जितना भी है, तो आप रूटीन के काम करो। और तो मैंने कहा नहीं, मैंने 2 चीजें प्रूव करनी है। एक तो ये कि ये प्रूव करना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, ये इस पे नहीं है कि आप जूनियर है या सीनियर है। इवन दैट, अगर स्टूडेंट में किसी में कैपेबिलिटीज है, तो दे कैन डू बेटर देन द सीनियर प्रोफेसर। इसमें कोई वो नहीं है। सेकंड बात ये है कि मैंने इनको सिर्फ ये दिखाना है कि अगर आप काम करना चाहते तो ऐसे भी हो सकता है। एंड आई एम श्योर, अगर आप लोग, चूंकि आप लोग जरा हॉस्पिटल साइड पे कम है, लेकिन अगर आप किसी भी फैकल्टी से पूछ लें, तो मेरे ख्याल में 3 मंथ्स में जितने काम हुए हैं, 2 ईयर में नहीं हुए। और इन लोगों को काफी चीजों को मैंने स्ट्रीमलाइन कर दिया। काफी न्यू इनिशिएटिव हो गए, उसमें स्ट्रोक हो गया, कार्डियक सर्विसेज हो गई, और कार्डियक, इवन हम कार्डियक सर्जरी इनिशिएट कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट हम इनिशिएट कर रहे हैं, उसके सारा वर्क कंप्लीट हो गया है। न्यूरो साइंसिस पे काम हो रहा है, बहुत सारी चीजों पे हमने विद इन 3 मंथ जितना काम किया है। तो आई थिंक मैंने न हॉस्पिटल का टाइम जाया किया है, न मुल्क कौम का टाइम जाया किया है, और न अपना। सो नाउ आई रियली वांट कि मैं बस अपनी उस पे आ जाऊं वापस क्लिनिकल साइड पे। तो जो मेरा काम था, जो मैसेज देना था, वो मैंने कन्वे कर दिया है। आगे मतलब जिस तरह मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ज्यादा एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में। ये क्यों तो सर? सर आप तो लेकिन अगर सीआर थे कोई ना रिस्पॉन्सिबिलिटी सर? है। आप तो सर जी। सीआर थे. क्लास का जो सीआर होता है, ही इज ऑलवेज इनटू पॉलिटिक्स, ही इज ऑलवेज द लीडिंग वन. तो फिर आपको हॉस्पिटल में व्हाई डोंट यू लाइक द लीडरशिप रोल? नहीं, असल में बाज लोग होते हैं ना कि वो लोग एक पोजीशन पे चिपके होते हैं। मेरा अपना उसूल ये है कि जहां तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, यू शुड बी देयर। लेकिन अगर आप उसमें कोई फर्दर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो दूसरी बात ये कि जो पोजीशन होते हैं, अगर आप खुद मांगते हो, तो फिर आपकी वैल्यू वो नहीं रहती। फिर आप कहते हैं कि देयर इज सम मैलिफाइड इंटेंशन, या कोई वो उसके मफादात है, तो इस वजह से ये खुद मांग रहे हैं। कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करता है, तो आई विल नॉट शाई। जब भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी तरह मैं पूरा करूंगा।
लेकिन मैं खुद वो न ये पोस्ट मैंने डिमांड की थी, न आके मैंने कोई डिमांड करनी है। तो इट्स अप टू द बोर्ड एंड एवरीथिंग। Yes, sir. Sir, Mehran is asking that हमारा एक एकेडमिक्स होते हैं और एक हमारा रिसर्च का सीन होता है, तो ही सेइंग दैट आई एम कंफ्यूज्ड कि हम एकेडमिक्स को प्रायोरिटाइज करें कि हम अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करें और टाइम किस तरह एलोकेट करें। हाँ, इस तरह के अगर आने से मुझसे कोई पूछे तो मुझे ये जो सिर्फ टॉप करते हैं ना या सिर्फ जो पढ़ते हैं, मुझे वो लोग ज़्यादा पसंद नहीं है। और अगर आप दुनिया के जो सक्सेसफुल लोगों के लिस्ट उठाकर देख ले तो उनमें कोई भी यूनिवर्सिटी टॉपर या कोई वो नहीं है, ठीक है। वजह ये है कि लाइफ इज नॉट अ सिंगल लाइन कि आप एक चीज में एक्सेल करोगे तो आप हो गए। एज ए ह्यूमन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली, इनको भी देखते हैं, अपने सोशल हमारी लाइफ होती है उनको भी देखते हैं। एक हमारी दूसरी एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आपकी कोई पॉलिटिकल वो भी होनी चाहिए। आपने अपने एकेडमिक्स को भी देखना है, आपने अपने रिसर्च को भी देखना है, और साथ में आपने अपने स्किल्स, और स्किल्स मीन्स कि आपने लीडरशिप क्वालिटीज और ये चीज़ भी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर आप सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं, सिर्फ एकेडमिक पे वो करते हैं, तो दैट्स नॉट समथिंग वेरी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी। मेरे ख्याल में आपको हर चीज़ पे वो होनी चाहिए, वो जो जो लाइफ, बिकॉज लाइफ इज नॉट, उसमें आपके पास हर तरह के हालात भी आते हैं, सिचुएशन भी आती है, हर तो आपको फेस करना चाहिए और आपको इक्वल इम्पोर्टेंट। तो मेरे ख्याल में रिसर्च, एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर जितने भी एक्टिविटीज है, उनको भी आपको, आई डू इनकरेज कि आपको उनमें भी हिस्सा लेना चाहिए, और उनमें भी आपने अपने इर्द गिर्द के उस पर भी नजर रखनी चाहिए। सर, मिनाहिल इज आस्किंग अबाउट जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली फीमेल्स, जी how do you see जी। neurosurgery for them? अगर फीमेल हैं and they are willing to come into neurosurgery, what would you advise them? आई विल डेफिनेटली, देखो एक चीज ये है कि जो पहले एक खास होता था कि फीमेल के लिए सर्जरी नहीं है, फीमेल के लिए वो नहीं है, दिस इज रॉन्ग। और उनमें वो सारी कैपेबिलिटीज होती हैं जो किसी मेल में होती है, इट्स ऑलवेज। और एक दिन मैं उसके साथ बात कर रहा था ऑर्थोपेडिक, और तो मैंने कहा कि जो ये ट्रेनिंग का होता है, बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आर्थोपेडिक वाले जो होते हैं ना, वो जरा रफ एंड टफ होते हैं उनको, क्योंकि उनकी हैंडलिंग ऐसी, ट्रेनिंग ऐसी हो जाती है। इसके अगेंस्ट अगर आप आई वालों को देख ले तो वो 10-0 से स्विचिंग करते हैं, और वो भी पार्शली रेटिनल लेते हैं। तो इट्स नॉट दैट कि उनमें कोई एक्स्ट्रा कोई डिवाइन क्वालिटीज है या डिवाइन स्ट्रेंथ है कि वो कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। इट्स ऑल अबाउट द ट्रेनिंग। अगर आपकी ट्रेनिंग न्यूरोसर्जरी में, तो आप बिल्कुल न्यूरोसर्जन बन सकते हो। अगर आपकी ट्रेनिंग ऑर्थोपेडिक में हो जाए तो ऑर्थोपेडिक बन सकते हो, अगर आपकी मेडिसिन में होती है। लेकिन दो तीन चीजें जो मैं सब बाकी मेरे पास स्टूडेंट आते हैं मुझसे पूछते हैं कैरियर उसके हवाले से, तो दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि कैरियर की जो चीज होती है वो जनरलाइज नहीं हो सकती। आपने अपने लाइफ को उसी के मुताबिक देखना, मतलब व्हाट इज आपके फैमिली की क्या स्ट्रक्चर है, क्या प्रायोरिटीज आपके अपनी लाइफ में क्या है, आपके पेरेंट्स की क्या, आपके एक्सपेक्टेशन आपसे, फिर आगे आपने यहाँ पे स्टे करना है, बाहर जाना है, आपके मैरिटल लाइफ में क्या वो है। तो ये सारी चीज देख के फिर आपने डिसाइड करना है कि मैंने क्या लेना है। बाकी न्यूरोसर्जन में फीमेल भी है, एंड दे आर वेरी वेरी केपेबल ऑफ डूइंग इट। और अभी तो रोबोटिक्स आ रही है, वो चीज आ रही है जिसमें मेल फीमेल का उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है। जो बेहतर नॉलेज होगा, जो बेहतर स्किल आप कर सकते हैं, उसमें कोई फिजिकल पावर का कोई हिस्सा नहीं है। Yes, sir. लेकिन स्टिल सर, लाइक फीमेल के लिए हमारा जो कल्चरल वो ओरिएंटेशन है, उसमें फीमेल आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड देन दे आर डीमोटिवेटेड। उनको कहते हैं लोग कि आपकी फिर डेली लाइफ इफेक्ट होगी इन अ वे, या आपके फॉर एग्जांपल बच्चे होंगे, मैरिज लाइफ होगी या फैमिली होगी। तो व्हाट वुड यू टेल देम? इज इट अबाउट द प्रायोरिटीज दे सेट फॉर देमसेल्व्स? तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, मैंने कहा ना कि आपने बहुत सारे फैक्टर्स को देख के आपने डिसाइड करनी है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक स्टूडेंट आया तो वो हमारे साउदर्न डिस्ट्रिक्ट का था, तो उसने हमें कहा, तो मैंने कहा अगर आपने अपने गांव या फॉर एग्जांपल कोई पेरिफेरी डिस्ट्रिक्ट में आपने काम करना है, फिर आपके लिए ये स्पेशली फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ कार्डियक सर्जन और आप डी खान करक के हैं, ठीक है, तो और आपने वापस अपने उधर जाना है, तो फिर आप में क्या फायदा, यू कैन नॉट प्रैक्टिस इट देयर। तो दूसरी बात ये है कि फॉर एग्जांपल जो हायर एंड स्पेशली फॉर एग्जांपल न्यूरो सर्जरी, कार्डियक सर्जरी वगैरह, तो उनकी जो
रेवेन्यू जनरेशन है, बिकॉज पैसे हमारे ज़रूरत है, तो आपने कमाना है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, फाइनेंस, तो वो आपको ज़रा लेट आउटकम देते हैं। वो इतनी जल्दी आप पे कोई कार्डिक सर्जन एग्जाम पास किया आपने, अगले दिन कोई आपको वो नहीं कहेगा, ऑफर नहीं है कि मेरी कार्डिक सर्जरी का आप कर लें। तो वो टाइम लेता है। तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी कि आपको जल्दी कमाना है पैसे, लेट कमाना है। आपकी फैमिली आपकी उधर आप पाकिस्तान में स्टे करना है, बाहर जाना है, बिकॉज़ बाहर आपको वो सर्जिकल अपॉर्चुनिटी जो कम है एज़ कम्पेयर टू द मेडिकल साइड। मेडिकल साइड में बाहर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सर्जिकल में नहीं मिल सकती। आपने आगे क्या-क्या वो करना है। तो ये सारी चीज़ों को देख के आपने आपके अपना इंटरेस्ट क्या है, तो ये सारी चीज़ों को देख के आपने डिसाइड करना है। सिर्फ इस बात पे कि न्यूरोसर्जरी है, मैं नहीं कर सकती, या वो दिस इज़ रॉन्ग। न्यूरोसर्जरी फीमेल बिल्कुल कर सकती है, अगर वो मोटिवेटेड है, वो डेडिकेटेड है, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड वो भी सिर्फ ट्रेनिंग उसके हद तक। जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल गायनी है, तो गायनी की ट्रेनिंग बड़ी सख्त होती है, तो अगर आप उसमें अपना टाइम नहीं दे सकते, तो फिर आप गायनी में ना जाएँ। लेकिन अगर आप दे सकते हो उसका, फिर उसके रिटर्न भी अच्छे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ वो है कि आप अपनी चीज़ों को प्लस माइनस करके फिर आप देखें कौन सा पलड़ा मार गया, उसके बाद फिर आप डिसाइड करते हो। यस सर। सर, हिरा नियाज इज आस्किंग कि आपका जिंदगी में कभी ऐसा केस आया है वेयर यू फेल्ट हेल्पलेस, कि लाइक एक केस है एंड यू जस्ट फील हेल्पलेस कि अब इसके साथ मैं क्या करूं एंड यू कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट, or perhaps a particularly difficult or traumatic case that stayed with you for a long time and affected you deeply. ऐसा कोई केस है आपके ज़हन में भी which you can tell us? इस तरह तो खैर लाइफ में बड़ी केसेस होते हैं। एक तो जिस तरह लगे कि यू फील हेल्पलेस, तो इस तरह था कि हम ट्रेनिंग में थे, तो एक ट्रॉमा का केस था, उसमें बड़े डीप होते कंट्री थी, वो थी बस स्लोप था। तो हम खड़ रहे थे, मैं था और मेरे साथ एक जूनियर टीम होता, तो हम सर्जी कर रहे थे एलआरएच में। तो हमने नहीं, हमने वॉश किया, हमने सर्जी से लिखा, हमने कैलकुलेशन की, लिखी। तो आई कॉल्ड एक हमारे जो अनकॉल असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उसको मैंने कॉल की। तो मैंने कहा सर इस तरह मीटिंग शुरू है और हमें समझ नहीं आ रही है कि क्या करें, इट वॉज 9-10 बजे थी रात के। सर ये करें, तो उसने कहा कि बाईपोल्स का कैलकुलेट। मैंने कहा सर आई ट्राइड मल्टीपल करके नहीं होता। कहते हैं बस वॉश करो। मैंने कहा मैंने वॉश किया, 15-20 मिनट तक नहीं हुआ। कहते सर जिस स्पॉन्जिस्टान ट्राई। मैंने कहा सर वो भी ट्राई किया। कहते इसके अलावा मेरा, इसके बाद तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। तुम जो है ना, तुम्हारा काम जाने, अब मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं हो तो somehow एट द टाइम वो बंदा फील करता है कि मेरे पास कोई ऐसे है कि कोई डिवाइन पावर है कि ये कहाँ से आ रहा था। एट द एंड फिर वो रुक गया, लेकिन जो इंसान वो बड़ा, एंड स्टिल आई डोंट नो कि वो कैसे रुक गया। लेकिन न्यूरो सर्जरी में अब अक्सर औकात ये होता है, फॉर एग्जांपल कोई मेजर वेसल लग जाती है किसी, तो फिर यू फील हेल्पलेस, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। Yes sir. तो ये होता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ Yes द sir. गेम। Yes sir. People generally have a concept of neurosurgeons that they're going to be very boring and they're going to be just very focused on their academics or surgeries वगैरह, and they don't have a life outside the box. I've spent time with आपके साथ जो फैकल्टी है आपकी, डॉक्टर इदरीस एंड आपकी जो और स्टाफ है, तो वो काफ़ी मतलब दे आउटसाइड द हॉस्पिटल दे डू हैव अ वेरी फन एंड लविंग फ्रेंडशिप वाला सीन होता है। तो हाउ डू यू सी दैट, हाउ डू यू सी फ्रेंडशिप्स, हाउ डू यू सी जो आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त होते हैं outside the hospital? How do you kind of manage your work life balance in a way? एक खास जब आपकी एफसीपीएस वगैरह वो कर लेते कंसल्टेंट बन जाते हैं, तो फिर आपका एक रेस्ट शुरू हो जाता है लाइफ में, करियर में आगे बढ़ने के लिए। वो तकरीबन सभी, बिकॉज एक टाइम इन्वेस्टमेंट भी होते हैं। आप पेशेंट स्टार्ट में आपके पास पेशेंट नहीं होते, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल करनी है, पेशेंट बनना है, एक एक दो दो तीन तीन पेशेंट आप देखते हैं, फिर उस पर एड ऑन के पास पेशेंट आते हैं। अपने साथ साथ उसमें आर्टिकल भी लिखते हैं, बिकॉज आपने प्रोग्रेस करना है, अगर एपी बनना है, एसोसिएट बनना है, वो करना है। फिर आपने अपने कुलीग से भी वो करना है, बिकॉज एट द स्टार्ट ऑफ द एंड ऑफ द ट्रेनिंग, जब आप फर्स्ट डे पे आप रजिस्ट्रार या वो बनते हैं, तो आपको इतनी सारी एक्सपर्टीज नहीं होती, बिकॉज इनका लर्निंग कर्व ज्यादा होता है। तो ओवर द टाइम आप कोशिश करते हो कि मैं अपने आप को अपडेट भी रखूँ, कोई नई टेक्निक भी सीखूँ, उसको भी मास्टर करूँ। लेकिन इन सब के साथ साथ मेरे ख्याल में
अपने आपकी पर्सनल लाइफ भी होनी चाहिए फ्रेंड्स के साथ, और ये बड़ी ज़रूरी है। एटलीस्ट मैं तो इसमें बड़ा बिलीव होता, आफ्टर आपने देखा और कि मैं, हाँ, अल्टरनेट वीकेंड पे मैं कहीं न कहीं, अगर कुछ नहीं होता तो नदिया गली इस्लामाबाद कहीं जाता हूँ। महीने में मैं कहीं 1-2, और 2-3 महीने में कोई बार का ट्रिप ना लगा तो मुझे सफोकेशन फील होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को जिंदा रखो, अपने आप को। और ये खास करके जो मेडिकल से अलावा जो आप होते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो सब डॉक्टर होते हैं, उनमें जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है और जो डिस्कशन होती है, या जो हमारी दोस्त भी होते हैं, हमारे वर्क कोलीग ही होते हैं, यस तो सर। हमारे सारे दिन वो डिस्कशन हॉस्पिटल बेस्ड होता है। वो पेशेंट में ऐसे हुआ, इस पेशेंट में ये हुआ, वहाँ पे हॉस्पिटल में हमारा ये हो रहा है, ठीक है, एकेडमिक्स पे ये हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में ये हो रहा है। तो मेरे ख्याल में मैं कोशिश करता हूँ कि अपने नॉन मेडिकल फ्रेंड के साथ भी टाइम गुजारूं, ताकि मुझे पता चले कि इसके अलावा मेडिसिन के दुनिया और भी है सर। अलावा क्या हो रहा है। यस सर। इसके अलावा सर क्या करते हैं आप? यू गो टू ट्रिप्स, आपने कहा कि आई टेक आउट सम टाइम फॉर माई सेल्फ, इसके अलावा आप क्या करते हैं जो आपके पास फ्री टाइम होता है? अपार्ट फ्रॉम, मैं तो जब फ्री टाइम होता है तो मैं अपनी कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी करता हूँ, उनमें भी इन्वॉल्व होता हूँ। और इसके अलावा पहले तो खैर मैं आर्ट में खास करके ये बुक्स रीडिंग, नावल, पोएट्री वगैरह, इनका बड़ा मुझे शौक था। अब तो खैर यस टाइम नहीं मिलता, लेकिन स्टिल अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो आई लिसनिंग टू सर। इट एंड रीडिंग इट। ठीक है सर। सर इसमें हमें हमारे पास वी आर गोइंग टू डू अ सेगमेंट जिसमें हम थोड़ा सा रैपिड फायर करेंगे। तो आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन एंड आपने उसको शॉर्ट रखना है, मतलब जस्ट कीप इट वेरी ब्रीफ, ठीक है? अच्छा, आपकी श्योर। सर्जरीज हमारी आपकी जनरली टू होती हैं, ब्रेन सर्जरीज और स्पाइनल, तो विच वन डू यू एंजॉय मोस्ट? जी जी, आई एंजॉय ब्रेन, एंड और आई एम हैप्पी विद द स्पाइन because the outcome is good in spine. और ब्रेन में सर स्पेसिफिकली कौन सा केस होता है जो आपको मतलब लगता है कि आई शुड लाइक लाइक यू फील एक्साइटेड अबाउट कि अब मैंने ये केस करना है, तो वो उसमें कोई खास अब ट्यूमर और समथिंग? एंडोस्कोपिक, एंडोस्कोपिक जितने भी होते एंडोस्कोपी। हैं, तो मुझे एंडोस्कोपिक का बड़ा शौक है। हाँ, तो आई अच्छा, लाइक इट। मेक सेंस। सर आपका सर्जिकल फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है यूज करने में? एंडोस्कोप, एंडोस्कोप, अच्छा, एंडोस्कोप। ईटीवी स्कोप, एंडोस्कोप। हाँ, एंड इन स्पाइन में अपकट को बड़ा वो यूज करता हूँ। अपकट ओके। मेरा बड़ा फेवरेट है, आपका। कैरिसन रंजर। ओके, बेस्ट है। इसके अलावा सर अगर इफ यू कुड डिस्क्राइब न्यूरोसर्जरी इन वन वर्ड, व्हाट वुड इट बी? मेरेकल। मिरेकल। अभी आप मेडिकल डायरेक्टर थे, व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, और हैं भी? द बेस्ट पार्ट वाज के अभी भी है कि जब मेरे प्रोफेसर या मेरे सीनियर हैं, वो मेरे काम की तारीफ करते हैं, एंड दे आर हैप्पी विद इट। कि हमें इवन दैट के previous clinical executive board में will are the chairperson of that, and they unanimously said कि you will ask the board कि आपको थोड़ा extend करें करना ही। थैंक यू। सही है सर। इसके अलावा सर व्हाट डू यू प्रेफर जनरली, ड्रेस, मतलब ड्रेस के नहीं, स्क्रब्स वगैरह, प्रॉपर क्या प्रेफर करते हैं पहनना? नहीं, scrub I only इन ओटी। it in OTs, not in वार्ड वगैरह में स्क्रब कभी नहीं पहनता। हाँ, बाकी मैं शलवार कमीज में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। ठीक है सर। अगर आप सर न्यूरो सर्जन ना होते तो क्या होते आजकल? अगर इवन मैं डॉक्टर ना होता तो मुझे फिजिक्स और फाइनेंस, दीज टू आर माय, जो मुझे इवन दैट कि मैं डॉक्टर होने से पहले मैं मुझे मैथ्स और फिजिक्स में बड़ा इंटरेस्ट था, फाइनेंस में। तो मेरा ध्यान इस साइड था, लेकिन मेरे वालिद साहब मुझे पुश, बल्कि बिल्कुल ड्रैग कर गए उसमें कि नहीं, यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, यस सर। एंड आई एम हैप्पी दैट ही डिड इट। यस सर, दैट्स ग्रेट। और सर इसके अलावा ओटी में कोई खास फ्रेज है आपका जो आप ज्यादा यूज करते हैं ओटी में? कोई line or something which you use most of the times with your colleagues? जल्दी करो, बी क्विक। अच्छा, बी क्विक। ओके। और पेशावर के अलावा डू यू हैव अ पर्टिकुलर सिटी विच यू लाइक, और मुल्क से बाहर कहीं नातिया पे? गली, नातिया गली नदिया माय, गली। हम लोग कल गए थे सर। हम नातिया कल गली गए माय। थे फैमिली के साथ। हाँ, आई मीन एब्टाबाद दीस डेज, तो इट वाज रियली अच्छा। नाइस। यस सर। अच्छा, इसके अलावा सर अच्छा, मैंने बहुत सारे वो देखे, लेकिन नाते गली जैसा कोई नहीं।
बेस्ट है। तो फिर सर आप वहाँ पे जाके कितना स्टे करते हैं? पर जितना भी इवन दैट कभी कभी मैं ऐसे भी कर लेते हैं मैं चूंकि अपने वालिद साहब के साथ अपने बाइक से मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, इवन दैट कि आई एंजॉय द कंपनी ऑफ माय फादर एंड माय ब्रदर मोर देन माय फ्रेंड्स यू। तो हम इस तरह भी कर लेते हैं कि सुबह चले जाते हैं वहाँ पे, खाना वगैरह लंच वगैरह कर लेते हैं, शाम तक चाय पी के फिर वापस निकल आते हैं। और ऐसे भी होता है कि हम स्टे कर लेते हैं वन नाइट टू नाइट। न्यूरोसर्जरी में सर हॉस्पिटल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको विच यू वांट टू इम्प्रूव, जो आपको लगता है कि यहाँ पे काम होना चाहिए? अभी हम माइक्रोस्कोप ऊपर एडवर्टाइज कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप हमारे वो है। और एंडोस्कोप के कुछ वो इसमें डिवीजन थे, तो दे आर ऑन माय प्रायोरिटी लिस्ट एंड उनका मैंने होमवर्क मुकम्मल किया। सून यू विल गेट देम। ओके। ऑडियंस की साइड से अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू गाइस कैन आस्क माइक पे, अगर किसी ने कुछ पूछना है, या इफ यू गाइस आर नॉट कंफर्टेबल यू गाइस कैन राइट इट ओवर हियर इन द चैट बॉक्स एज वेल, ठीक है? आई encourage you all to ask questions because इस तरह अगर आपको शायद मौका ना मिले तो it's a good opportunity for you guys to ask questions. हम थोड़ा सा 1 मिनट ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा आप भी जरा रेस्ट ले लेंगे, देन वी कैन कंटिन्यू, ठीक है? या we'll just take more 10 minutes आपके, सही है? We'll take 1 minute break, उसके बाद then we'll just wrap up the thing. अगर आपकी कोई questions है you guys can ask chat box में, और you guys can just open the mic and ask, ठीक है? सर अगर आपने कॉल पिक करनी है तो you can pick the नहीं call as well. नहीं, बस वो अच्छा, हो गया मैंने ठीक already। ठीक। ओके, वी शुड कंटिन्यू। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है बिल्कुल। ओके, मिनाहिल इज आस्क, हिरा नियाज इज आस्किंग कि आपने कहा कि आपको मेडिसिन में ड्रैग किया गया था और आपको इनिशियली फिजिक्स और मैथ्स पसंद थी, तो आर यू हैप्पी विद बीइंग अ न्यूरोसर्जन इन ऑल ऑनेस्टी? यस, आई एम हैप्पी कि मैं डॉक्टर बनाया और मैं फिर न्यूरोसर्जन बना। बिकॉज मुझे अब लग रहा है कि पाकिस्तान में स्पेशली हमारे उसमें मैथ्स और फिजिक्स में अब कुछ नहीं रखा हुआ। और इवन दैट के न्यूरोसर्जरी में भी मैं जो फंक्शनल न्यूरोसर्जरी में, तो इट्स ऑल अबाउट फिजिक्स एंड मैथ्स, उसमें सारी कैलकुलेशन होती है। एंड नाउ आई कैन fulfill my dream of physics and mathematics in functional न्यूज, जहाँ पे आपने डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, सारे फ्रीक्वेंसीज वगैरह और ये चीजें देखनी होती है। तो इट्स आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। और फिर फॉर एग्जांपल सर न्यूरोसर्जरी के अलावा आपके कोई क्लोज किसी और फील्ड में इंटरेस्ट था? मुझे हर वो ऐसे फील्ड पसंद है जहाँ पे आप कुछ कर रहे होते हैं हाथ से, मतलब इट्स नॉट। तो गैस्ट्रो एक वो है, कार्डियोलॉजी आप वो कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें इस तरह है कि बंदा हाथ से भी कर रहा होता है और कभी आप इनोवेट भी कर सकते हो। तो ये दो मेरे, अगर मैं न्यूरोसर्जन ना होता तो फिर मैं इन दो में
कोई एक सिलेक्ट करता। Hafiza is asking कि क्या न्यूरोसर्जन हो के it affects your personal life? क्या ये आपकी जिंदगी का बहुत टाइम ले रही है? मेरे ख्याल में कोई भी आप प्रोफेशन लेते तो आपका वो जो हमारा पाकिस्तान का सेटअप है, क्योंकि हमारी आपने प्राइवेट क्लिनिक करनी होती है, तो चाहे आप न्यूरो सर्जन हो, चाहे आप मेडिकल स्पेशलिस्ट है, चाहे आप कोई और भी वो है, तो आपने 8 से लेकर 4 तक अपनी सरकारी ड्यूटी और 4 से लेकर 8-9 बजे तक आपने प्राइवेट क्लिनिक करना है। तो चाहे आप न्यूरो सर्जन हो या कोई और स्पेशलिटी हो, ये टाइम तकरीबन आपका लगता है। कुछ थोड़ा बहुत किसी का थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन ओवरऑल पे तो मेरे ख्याल में हमारी हमारे जो सेटअप है उसमें मुझे कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। कि आप कोई भी स्पेशलिटी में हो, यू हैव टू sacrifice this time. Okay, sir. और सर न्यूरोसर्जरी में जनरली द केसेस आर वेरी एक्सट्रीम, दे आर वेरी ट्रॉमेटिक इन अ वे, लाइफ डेथ का वो सीन होता है, एंड व्हेनेवर देयर इज अ केस एंड वी हैव द फैमिली, so then how do you manage the emotional conversations with them, and how do you maintain your empathy in a way, how do you conversate with them? अक्सर हमारे पास पेशेंट जब आते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि मरीज को ना बताओ इसके बारे में, उसको ब्रेन ट्यूमर होता है, उसको कोई मसला होता है, कहते हैं इसको ना बताओ, ये सर्जरी से वगैरह। एंड आई ऑलवेज टेल द पेशेंट, मैं कहा ये मरीज का हक होता है कि आपने उसको बताना होता है, उसका एक तरीका कार है उसमें। आपने मरीज को सच भी बताना है और उसको होप भी देना है। बिकॉज कल 2 डेज बैक मैं एक पेशेंट को समझा रहा था, उसको कोई ब्रेन ट्यूमर था और वो भी तो मैंने कहा कि जो हमारी डिसीजन होती है, जो हम आपको बताते हैं, वो बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ट्यूमर है, उनमें हम कहते हैं कि 1 ईयर या 1 ईयर मोर्टेलिटी उसकी 80% है, फॉर एग्जाम्पल जीबीए में। तो अगर पेशेंट आपका पेशेंट, उसका मतलब ये है कि आफ्टर 1 ईयर 80% लोग मर जाते हैं, 20% बच जाते हैं। और इसका 5 ईयर सर्वाइवल, फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर मोर्टेलिटी 90% है। आफ्टर 5 ईयर वो 90% लोग मर जाते हैं, 10% बच जाते हैं। अब हमें ये पता नहीं कि आपका वाला पेशेंट ये 90% में आएगा या 10% में आएगा। अगर आपका पेशेंट 90% में आ गया तो चाहे उसकी मोर्टेलिटी 90% या 99% हो, अगर आपका वाला उसमें मर जाती है, इवन 10% हो, लेकिन अगर आपका वाला मर जाता है तो आपके लिए तो 100% है। और अगर उनकी मोर्टेलिटी 90% है, लेकिन अगर आपका वो पेशेंट 10% में आ जाता है, तो चाहे उनकी मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन आपका वाला तो बच गया। अब हम ये पता नहीं होता कि आपका वाला हम आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि कितने परसेंट का खतरा है। आप किस में आएंगे ये हमें नहीं पता, ये अलग एक फैसला है कि किसको क्या। तो ये जो चीज़ है कि ये हम सिर्फ थोड़ा सा हम उसको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपने मरीज को ये होप भी देना है कि वी डोंट नो, हो सकता है आप और ऐसे बहुत सारे बहुत मरतबा हुआ है कि हम कह रहे थे कि इसका बस आपके पास 5 महीने 6 महीने और 5 साल बाद मरीज हमारे पास आ जाता है कि सर मैं तो ठीक हूँ। तो वी डोंट नो कि कौन सा मरीज कौन से करियर में आएगा। तो जब आप उनको समझाते हैं तो थोड़ा सा तरीके के साथ तो समझ जाते Yes, sir. Sir, personally, I have interest in neurology. मैंने सर्जरी में भी टाइम मतलब I have tried to do my research and go to the OTs as well. मैंने भी मतलब I have seen surgeries from very close. लेकिन मुझे लगता है कि I am more oriented towards the medicine part of neurology. अब as students, what steps can we take to kind of know if neurosurgery is for us? फिर उसमें न्यूरोसर्जरी साइड के सिर्फ मेडिसिन साइड में, लेकिन व्हाट स्टेप्स कैन वी टेक एज स्टूडेंट्स टू काइंड ऑफ नो दैट यस दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ? 2-3 चीजें बंदा उससे जिस तरह मैंने कहा कि आप अपने प्लस माइनस करते हैं आपके लाइफ में कि आपके लाइफ में क्या क्या चीजें हैं, किस तरह उसका सेटअप है, किस तरह चीजें हैं, लेकिन जो चीज आपको ज्यादा फैसिनेट करे, जहाँ पे आप अपना फ्री टाइम जो आप किसी चीज में भी गुजार सकते हैं, अगर आपका फ्री टाइम वहां पे गुजारने को दिल करता है, तो मेरे ख्याल में वही स्पेशलिटी आपके लिए है। आप ज्यादा वहाँ उसके तरफ झुकाव रखते हैं और आपको उधर जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में, और न्यूरोलॉजी न्यूरो सर्जरी दे आर ऑल द सेम। आप ब्रेन के साथ ही खेल, चाहे आप दवाई दे के खेल रहे होते हैं या आप इवन दैट, अभी तो न्यूरोलॉजी में भी वो इंटरवेंशन वगैरह इतनी आ गई है कि दे आर वर्किंग एज जस्ट लाइक न्यूरो सर्जन, एंडोवास्कुलर बड़ी उसमें आ रही है।
तो मुझे तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं लग रही है कि आप न्यूरोलॉजी में है या न्यूरोसर्जरी में है, यू ऑल आर डीलिंग विद द सेम सॉर्ट ऑफ पैथोलॉजी पेशेंट। अब वो डिपेंड करता है कि आप ज्यादा हैंड ऑन ज्यादा मतलब सर्जिकल साइड पे ज्यादा रहते हैं या वो क्लिनिकल साइड पे ज्यादा होते हैं। दे ऑल आर द सेम, मुझे इस पे कोई वो नहीं है, डिफरेंस नहीं लग रही। और सर इसमें दो बातें होती है। वन इज लाइक वी लुक एट, लाइक इफ यू आर चूजिंग अ स्पेशलिटी, तो वी लुक एट इट फ्रॉम टू एंगल्स। एक हमारा फॉर एग्जांपल वी लुक एट इट फ्रॉम अ कल्चरल एस्पेक्ट और फाइनेंशियल एस्पेक्ट और फ्यूचर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, एंड देन वी हैव आवर इंटरेस्ट एज वेल। तो what should we prioritize? For example, I don't have interest in neurosurgery, so should I look at it from my interest based, or should I look at it from a cultural or a financial or a security point of view? What is going to help me in the long term? मेरे ख्याल में हमने सब ने ये एफएससी के बाद ये क्या होता है कि दुख की इंसानियत की खिदमत के लिए हम डॉक्टर बने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ मैटर करती है वो फाइनेंसिस है। एवरीवन, हमने जितने भी हम ये स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सबक पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ये इसलिए कि हम एक रीजनेबल, एक इज्जत की हलाल की कमाई कमा सकें। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप आगे देखो कि कौन सी स्पेशलिटी में बहुत ज़्यादा सेचुरेशन आ रही है, कहाँ पे आपके वो फाइनेंस हो। तो आपने फॉर एग्जांपल आपने 3 स्पेशलिटी जो आपको ज़्यादा मार्केट में उसकी ज़्यादा ज़रूरत है और उससे आप ज़्यादा कमा सकते हो, और उनमें फिर आपको कौन सा इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में इट शुड बी मिक्सचर ऑफ इन, लेकिन ये फैक्टर आपने लाजमी उसमें देखना है, और जो ये नहीं देखते, आई डोंट थिंक दैट्स अ वाइज डिसीजन। So how do we spread it into a spectrum? For example, 60% interest and 40% the other financial things. How do we kind of break it in the spectrum? वो Can you आप help? जब आप प्लस माइनस करते हैं तो जो पलड़ा भारी हो जाता है, तो आप जो मैंने कहा कि आप इन सारी चीजों को फैक्टर को ऐड ऑन और सब्ट्रैक्ट करते हो, तो एट द एंड यू आप एक दो पे आप पहुंच के, या इन दो तीन में से। और मैं तो डेस्टिनी पे और मैं इस्तिखारे पे बड़ा बिलीव करता हूँ। तो आई ऑलवेज प्रेफर, मैं सजेस्ट भी करता हूँ कि बिल्कुल आपको अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक वो आ जाता है कि मैंने क्या कहाँ पे जाना है। तो Yes, yes, ये भी एक फैक्टर है, इफ यू बिलीव इन इट, yes, इफ yes. एनीवन। Okay, sir. Sir, last two questions है हमारे। एक तो सर, have you read a book जो आपने पढ़ी हो, which had an impact on your life, which you can recommend to us in a way? कोई book outside medicine? बहुत सारे, इवन दैट कि मैं मुझे बड़ा शौक था बुक्स वगैरह उसका पढ़ने का। जो मैं ज्यादा जो मुझे अच्छी लगी, एक तो 40 रूल्स ऑफ लव, वो अच्छी बुक है। और व्हेन ब्रीथ बिकम एयर, Yeah, एक न्यूरोसर्जन की वो neurosurgery है। वाला तो ये सुना। हाँ, तो ये दो मुझे बहुत अच्छे लगे। उर्दू के मुझे हुमैरा अहमद हो गया या हाशिम नदीम हो गए, इनके मुझे वो अच्छी लगती थी। स्टूडेंट लाइफ में नसीम हिजाजी को बड़ा बड़ा इंस्पायर था, बड़ा पसंद करता था। और इस तरह मुख्तलिफ बुक्स, तो ये बुक्स बंदा पढ़ते तो थोड़ा सा आप अपने वो जो रूटीन से उससे हट कर जरा और चीज़ें सीखता है, इंजॉय कर। Yes, sir. और सर मुझे इसका भी इल्म है कि आपको शायरी से बड़ा शगफ है। तो अगर आप हमें एक शेर सुनाना चाहें आखिर में, तो हम शेर सुनना पसंद करेंगे। शायरी से मुझे वाकई बहुत वो है, जो कोई गजल हो, कोई बहुत शेर सारे हो, हैं, लेकिन एक दो वो मैं आपको बोलना चाहिए। प्लीज। हम्म, ये अहमद फराज का एक शेर है कि आ, उसका एक बड़ा है, वो एक फर्स्ट मिसरा मुझसे भूल गया उसका, कि खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग, ऐसी तारीकियां अंकों में बसी है कि फराज, रात तो रात है हम दिन को जलाते हैं चिराग। रात तो रात है तो हम दिन अहमद को फराज जलाते हैं चराग। इसके हाँ, अलावा कोई जहन में आपके हैं? आपका फेवरेट शायर कौन है जनरली? मुझे तो हर शायर के अच्छे होते हैं। उर्दू के मुझे इकबाल के अलावा मुझे अहमद फराज हो गया, फैज अहमद फैज हो गया, और बाकी जितने भी अच्छे अच्छे शायर, मतलब हर शायर का जो अच्छा कलाम होता है, चाहे वसी शाह हो,
चाहे वो नए लोग हैं उनमें, वो अच्छे लगते हैं। पश्तो की शायरी में मुझे ज़िस्त रहमान आजिज़ और बगज़ादा दानिश, इन लोगों की शायरी, और मुनीर बुनरी जो करंटली जो शायर हैं, तो इनकी शायरी मुझे बड़ी, खासकर अगर आप लोग ज़िस्त रहमान आजिज़ के वो देखें तो बड़ा बड़े दिल से वो पोएट्री करते हैं। ठीक, बेस्ट है सर। सर उनका एक लास्टली बड़ा फेमस वो है कि प्लीज जे पैसे, और इसका एक शेर मैं आपको बताऊँ, प्लीज प्लीज। जे पैसे जेब की नहीं और दुकान ताजे बची ता पलार दासी किसा हुक्म से पलार उदशी। एक बड़ा वो है कि मतलब जब आपके जेब में पैसे ना हो और आप अपने बच्चे को लेके जा रहे हो दुकान, तो मैं रास्ते में उसको ऐसा कैसा सुना देता हूँ कि वो रास्ते में ही सो जाए। उसका बड़ा आप देखो तो वो दिल को छूने वाला कलाम होता है उनका। बेहतरीन है सर। सर लास्टली लास्ट जो जी। हमारा नेक्स्ट गेस्ट आएगा पॉडकास्ट पे, तो उस गेस्ट के लिए आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन होगा। वो गेस्ट कोई भी हो सकता है, तो उस गेस्ट से आपने कुछ क्वेश्चन पूछना है। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है वो। उस समय, हाँ, बस उनसे आपने लाइफ की टिप लेनी है कि आप हमें जो रूटीन का सबक है ना, जो आपको हर कोई सिखाता है कि आपने ये करना है और पढ़ना है और ये, उससे हटकर आप हमें कोई ऐसा वो बताओ जो रूटीन से जरा हटकर हो। और जिस तरह के मैं हर एक को कहता हूँ कि ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे मैं कभी बिलीव नहीं करता। आई ऑलवेज, जो मेरे सामने होते तो मैं उसमें से डिसाइड करता हूँ कि ये इधर ने उधर करना है, ठीक है। तो जो आपके सामने हो, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग वगैरह, ये चीजें डेस्टिनी पे छोड़ दो। जो सामने हो उसके मुताबिक है, तो आप कभी लाइफ में कभी टेंशन, कोई डिप्रेशन, इनकम शिकार नहीं होंगे। ठीक है सर, बेस्ट है। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। मुझे खुद बड़ा अच्छा लगा। आई लव द कॉन्वर्जेशन। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इस तरह इंशाल्लाह हम फिर कभी अरेंज करेंगे थैंक यू। सेशंस। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, एंड थैंक यू सो मच फॉर द ऑडियंस कि आप लोगों ने हमें इतने आराम से सुना। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑल हियर एज वेल, एंड आई लुक फॉरवर्ड फॉर these sessions where we can learn something from हाँ, each एक other. एक आपको मैं सजेशन, Yes sir. एक क्योंकि मेरा अपना ख्याल था कि आप न्यूरो सर्जन का तो है, लेकिन आप जो हॉस्पिटल का और जो एकेडमिक एक्सपर्ट है उससे हटकर आप क्वेश्चन करेंगे, तो मैं अपने माइंड में उनके साथ में आया था। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो सारे कैरियर, एकेडमिक्स, और ये तो हमारी रूटीन के है। तो अब मैं आपके पॉडकास्ट के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड तो नेक्स्ट टाइम जब आप वो करें तो प्रोफेशनल से जरा इसको जरा लाइट लाइट रखो तो ज्यादा बेहतर होगा। वो सर या मुझे शायद अपना दिल कभी करता हम है कि हम उस पे किसी और जरा दिन इंशाल्लाह लाइट ताला बातें करें, गप लगाएंगे। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स दे वांट टू लाइक कीप इट प्रोफेशनल एंड देन अ लिटिल लाइट एज वेल। लेकिन एनीवेज इंशाल्लाह वी विल हैव यू सम अदर टाइम एज वेल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलें, अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह थैंक हाफिज। यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Ah. Ah, it was great. 5 SMP. It was great. It was great. It was success.